मोदी सरकार ने हाल ही में जो कृषि से संबंधित बिल रखे हैं, उनमें सरकार का कहना है कि ये कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला देगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बना देगा। इसी बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खैर, सरकार और विपक्ष का ये रोना तो लगा ही रहेगा। आप ही सुनिए और समझिए कि आखिर ये बिल क्या है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इस बिल की अच्छाइयों और बुराइयों को आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इस बिल के 3 विधेयक हैं। सबसे पहले विधेयक की बात करते हैं, जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस विधेयक को हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि नाम है आवश्यक वस्तु, तो इस बिल के अंतर्गत जितनी भी आवश्यक सामग्रियां हैं, जैसे कि नमक, तेल, आटा, शक्कर, चावल, इन सारी वस्तुओं का क्या होता है, किसी बड़े किसान के द्वारा या किसी बड़े व्यापारियों के द्वारा भंडारण करके रख लिया जाता है। मतलब कि इन सारी वस्तुओं को जमा करके स्टॉक कर लिया जाता है। तो इससे क्या होगा, जब आप किसी वस्तु को जमा करके रखोगे, स्टॉक करके रखोगे, तो उस वस्तु की कमी आएगी मार्केट में, और कमी आएगी तो दाम अपने आप बढ़ने लगेंगे। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट दुकानदार के पास कभी नहीं पहुंचता। हर एक शहर में बड़े बड़े एजेंसी लेयर होते हैं, डीलर्स होते हैं। तो कोई भी कंपनी अपना सारा माल पहले इन डीलर्स के पास पहुंचाती है। अब ये डीलर्स के पास होलसेलर आते हैं, सप्लायर आते हैं, उस माल को खरीदते हैं। ऐसे ही करके वो बड़े व्यापारी तक पहुंचता है, धीरे धीरे छोटे व्यापारी तक पहुंचता है, और फिर दुकानदारों तक चीज पहुंचने लगती है। तो ये जो डीलर्स होते हैं, कोई भी कंपनी ने अपना माल इनके पास तो पहुंचा दिया, ये क्या करते हैं, अपने पास माल को स्टॉक करके रख लेते हैं। अगर कोई होलसेलर लेने भी आता है, खरीदने भी आता है, तो उन्हें मना कर देते कि हमारे पास चीज है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब चीज नहीं मिलेगी, सारा माल तो इन डीलर्स के पास रहता है, तो दाम अपने आप बढ़ने लगेंगे। और दाम जैसे ही बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे करके उसके बाद दाम बढ़ने के बाद माल की सप्लाई करना चालू कर देते हैं, मतलब कि सेल करना चालू कर देते हैं, बेचने लगते हैं। तो एक तरह से क्या होती है, कालाबाजारी होती है, जो कि पहले बहुत हुआ करती थी। तो इस चीज को कम करने के लिए सरकार के द्वारा 1955 में एक कानून लाया गया, एक बिल पास किया गया, जिसके तहत कोई भी बड़ा किसान या व्यापारी भंडारण करके नहीं रख सकता, चीजों को जमा करके, वस्तुओं को जमा करके नहीं रख सकता। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी हाल ही में 2020 में इस बिल में संशोधन किया गया, कुछ चेंजेस लाए गए, जिसके तहत अब सरकार का कहना है कि आप सिर्फ युद्ध की स्थिति और आपदा की स्थिति को छोड़कर भंडारण कर सकते हो। मतलब वस्तुओं को आप जमा करके रख सकते हो। सिर्फ कोई अगर वॉर होता है, युद्ध होता है, तब जमा करके नहीं रख सकते, या फिर कोई जैसे आपदा है, जैसे आप कोरोना को ही ले लीजिए, अभी कोरोना चल रहा था, तो इस तरीके की कोई स्थिति में बस भंडारण करके नहीं रख सकते, बाकी आप करके रख सकते हो। तो और सरकार का कहना ये भी है कि भाई, हमने ये अनुमति किसानों और व्यापारियों दोनों को दी है। तो आप खुद ही सोचिए कि व्यापारियों की बात नहीं करते, अभी हम किसानों की बात कर रहे हैं कि क्या किसानों के पास इतनी जगह होती है कि वो चीजों को जमा करके रख सके। उनके पास क्या इतनी अपने रहने के लिए तो वो बहुत मुश्किल से कोई छत अरेंज कर पाते हैं। तो वो ऐसे भी किसान गरीब होते हैं, तो क्या उनके पास इतनी जगह होती है कि वो चीजों को जमा करके रख सके। और वहीं अगर हम व्यापारियों की बात करें, तो उनके पास तो बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, वो आराम से चीजों को जमा करके रख सकते हैं। और नहीं भी है अगर वेयर हाउसेस, तो वो बनवा सकते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर किसानों का कोई फायदा कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आई होप कि आप समझ हो गए होंगे कि ये जो पहला विधेयक है, इस विधेयक के आने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरे विधेयक की बात करते हैं, जिसका नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, यानी कि मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। देखिए, किसानों के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब वो गेहूं बोने जाता है तो उसका प्राइस होता है 25 रुपए किलो, लेकिन काटने के बाद 4 महीने बाद जब गेहूं बेचने जाता है तो उसका प्राइस हो जाता है 20 रुपए किलो, यानी कि कम हो जाता है। तो यहाँ पर किसान बहुत परेशान होता है। तो इसके लिए सरकार का कहना है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस विधेयक के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं, प्राइस बिफोर फार्मिंग कर सकती हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, प्राइस बिफोर फार्मिंग क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आटे की कंपनी है जिसे कि गेहूं की आवश्यकता है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप आशीर्वाद आटे को ही ले लीजिए, जिसे कि गेहूं की जरूरत है। अब किसी आटे की कंपनी को 5 से 10 या 10 से 15 किलो गेहूं तो चाहिए नहीं, उन्हें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गेहूं चाहिए, क्योंकि कोई ही किराने की दुकान होगी जहां पर आटा ना बिकता हो। तो इसके लिए जो कंपनी का मालिक है, वो 1-2 किसानों से बात ना करके, मंडी में ना जाकर के, किसी भी गांव में जाकर किसानों के समूहों से बात कर सकते हैं कि आप अपने खेतों में गेहूं बोइए। अब ये कंपनी के मालिक ने किसानों के समूहों से कह दिया कि आप अपने खेतों में गेहूं बोइए, लेकिन किसान क्यों बोए, किसानों को क्या फायदा है। किसान उनसे सवाल उठा सकते हैं कि हम अपने खेत में मक्का भी बो सकते हैं, सब्जी भी लगा सकते हैं, हम गेहूं ही क्यों लगाएं। तो ये जो प्राइस
प्राइस बिफोर फार्मिंग है, इसके तहत जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें ये कह सकते हैं किसानों से कि आप गेहूं बोने से पहले भाई पहले से ही प्राइस डिसाइड कर लीजिए कि आप हमें कितने रुपए किलो गेहूं देंगे। तब यहाँ पर किसान दिमाग चला सकते हैं। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई गेहूं बोने के टाइम तो महंगा रहता है लेकिन बेचने जाओ तो सस्ता हो जाता है। तो किसान यहाँ पर कह सकता है कि भाई अगर 25 रुपए किलो आप हमसे गेहूं लेते हैं तो हम आपको गेहूं देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज अच्छी हुई। तो एक तरह से कंपनी के मालिक और कंपनी के बीच में और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और प्राइस पहले से ही डिसाइड कर लिया गया गेहूं बोने के पहले ही। तो ये प्राइस बिफोर फार्मिंग हो गई। तो ये विधेयक अच्छा है। यहाँ पर किसान को भी टेंशन नहीं है कि गेहूं कटाई के बाद में कहाँ बेचना है, मंडी जाना है या किसी से बात करनी है, तो उसे भी टेंशन नहीं। और जो कंपनी का मालिक है वो भी अपने एडवर्टीजमेंट में ध्यान देगा कंपनी पे। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन इस विधेयक में भी कुछ कमियां हैं। कहते हैं कि हर एक चीज की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर इस विधेयक में ऐसी क्या कमियां हैं और विरोध किस चीज का हो रहा है। अगर इसकी कमियों की बात करें इस विधेयक की, तो सबसे पहली बात तो आप खुद ही सोचिए कि कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया। कल को मान लीजिए गेहूं का रेट 25 से बढ़कर 50 हो गया और किसान चुपके चुपके जाकर के मंडियों में गेहूं बेच दे, तब इसका सेटलमेंट कौन करेगा? दूसरी तरफ अगर कंपनी ही कल को बंद हो जाए, उस कंपनी को ही घाटा लग जाए, तब किसान का गेहूं कौन खरीदेगा? कंपनी ही कल को पलट जाए कि नहीं हमें 20 रुपए में देना है तो नहीं तो जाओ, तो इसका सेटलमेंट कौन करेगा? तो इन सारी चीजों का सेटलमेंट करने के लिए सरकार का कहना है, सरकार ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है कि ये जो एग्रीमेंट होगा वो किसी मंडी अधिकारी की उपस्थिति में होगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये जो एग्रीमेंट है ये किसी मंडी अधिकारी की उपस्थिति में ना होकर के किसी गांव के सरपंच या मुखिया के संपर्क में होने से होता तो वो ज्यादा अच्छा होता। मतलब जितना किसान किसी गांव के मुखिया या सरपंच से कांटेक्ट में रहते हैं वो किसी मंडी अधिकारी से इतने संपर्क में नहीं रहते। और कल को क्या पता अगर कंपनी वालों ने ही मंडी अधिकारी को पैसा खिला दिया तो मंडी अधिकारी तो वैसे भी जहां पर पैसा होगा वो उसी की सुनेंगे। तो बस इसी बात को लेकर विरोध छड़ा हुआ है और जो कमियां हैं वो मैंने आपको बता दी। अब आप क्या सोचते हैं आप मुझे बताइए। तीसरे बिल की बात करते हैं जिसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, यानी कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। इसे हम डिटेल में समझते हैं। इस बिल के अनुसार किसान अपनी उपज को, अपनी फसल को मंडियों के अलावा भी अब दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो इसमें कोई नई बात मुझे तो समझ में नहीं आई, क्योंकि किसान पहले भी अपनी फसल का जो 6% होता था वो मंडियों में बेचते थे, बाकी 94% वो किसी साहूकार को दे दिया, मतलब बाहर ही बेचते थे, किसी सेठ को दे दिया, दुकानदार को दे दिया। तो इसमें कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं। आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हाँ, यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो बिचौलिए हैं इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। बिचौलियों का मतलब हमारे देश में पहले बहुत गरीबी हुआ करती थी, तो क्या होता था, किसान बड़े बड़े साहूकारों से, बड़े बड़े सेठों से पैसे ले लिया करते थे। जब इनके पास पैसे चुकाने के लिए नहीं होते थे तो ये साहूकार किसानों की सारी फसल काट कर रख लेते थे। तो इससे क्या होता था, किसान बेचारा गरीब रह जाता था, उससे खुद का भी पेट नहीं भर पाता था। तो इस चीज के लिए सरकार के द्वारा एक एपीएमसी नियम लाया गया, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। इसमें क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों से फसल को खरीदते हैं, बड़ी बड़ी मंडियों में बैठते हैं, किसानों से कम रेट में फसल को खरीदते हैं और ज्यादा से ज्यादा में बेच देते हैं। अब आप ही सोचिए, मान लीजिए किसी लेस कंपनी, जो लेस का चिप्स होता है वो आप खाते हैं, उसी कंपनी का कोई मालिक है, उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आलू चाहिए। अब वो किसी छोटे मोटे किसानों के पास न जाकर इन बिचौलियों के पास जाते हैं, और ये बिचौलिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसानों से माल को खरीदते हैं, कोई भी हो, आलू प्याज टमाटर या गेहूं हो, कुछ भी हो, कम से कम खरीदते हैं। और कह दिया कि आलू तुम्हारा अच्छा नहीं है, कमियां बता दी। अब थोक में ले रहे हैं तो कम में तो लेंगे ही, और कमी बताकर और कम में ले लिया और ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को बेच देते हैं। तो ये बिचौलिए क्या, एक तरह से कमीशन खाते हैं, किसानों से भी यहाँ पे कमीशन खाई, कम में ले लिया और ज्यादा से ज्यादा में बेच दिया। तो व्यापार का तो ये उसूल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी यही है, बिचौलियों का मतलब आप समझ गए होंगे, जिससे कि इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर विरोध किस बात का हो रहा है। तो विरोध, जितना भी सारा का सारा विरोध है वो एमएसपी को लेकर छड़ा हुआ है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे समझिए, सरकार के द्वारा कुछ ऐसी फसलें हैं, कुछ ऐसी उपज होती है जिसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है फसल को बोने के पहले ही। मतलब जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझाया, उसमें भी फसल के बोने से पहले ही प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है, लेकिन ये चीज कंपनी और किसान के बीच में होती है। यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड करती है वो सरकार करती है, मतलब एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें एक मूल्य होता है
इसमें जो फसल उगती है वो सरकार खरीदती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, जो फसल उगती है वो कंपनी ले लेती है, बस यही फर्क है। तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि सरकार हमसे एमएसपी छीनना चाहती है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाकर, ये जो प्राइस बिफोर फार्मिंग मैंने आपको समझाई, इसको लाकर किसानों को बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाना चाह रही है और इसी एमएसपी की मांग सरकार से किसान कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए कल को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। कल के लिए गेहूं अगर 50 रुपए किलो भी हुआ ना, तो वो कंपनी में ही बेचना पड़ेगा, मतलब क्यों, मंडी में नहीं बेच सकता किसान। लेकिन यहाँ पर एमएसपी में ऐसा नहीं है। कल को अगर गेहूं का रेट बढ़ता है तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है किसानों के पास में। तो एमएसपी में जहां तक ज्यादा फायदा है, मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी सिर्फ ये एमएसपी को लेकर विरोध छिड़ा हुआ है, जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब आगे आशा है कि निकल आए। बाकी जो आपको लगे आप बताइएगा, मैंने अपना राय दी। आई होप कि आपको तीनों विधेयक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या लगता है, इसकी अच्छाइयाँ, बुराइयां, कमियां, आप कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में मैं शालिनी तिवारी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी ऐसी ही एक अच्छी नई खबर के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नित्य।